फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पहले मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ क्लासेस करा दी हैं, जिसमें हम जैसे कांग्रेस की स्थापना, गांधी युग, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके साथ साथ रोलेट एक्ट, ये सारा पढ़ा दिया था। आज की हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। इसके साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं, खिलाफत के साथ साथ हम पढ़ेंगे इसमें जैसे आपका असहयोग आंदोलन है, इसके बारे में, सविनय आंदोलन के बारे में। तो ये क्लास आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। लेकिन ये आपकी मेन फोकस करके बनाई गई है चंडीगढ़ पीआरटी को, तो ये उस एग्ज़ाम के लिए आपकी इम्पॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर आपने हमारी पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर हमारी क्लासेस चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, खिलाफत आंदोलन में पहले वाली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, इसमें गलती से मैंने मेंशन कर दिया था। तो आज की जो हमारी क्लास है वो असहयोग आंदोलन से रिलेटेड है। इसे हम इंग्लिश में अगर कहा जाए तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। असहयोग का मतलब होता है कि जो मतलब उस समय में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके किसी भी काम में सहयोग ना देना। तो ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और ये थॉट प्रोसेस जो था वो गांधी जी का ही था। गांधी जी ऐसा चाहते थे कि हम जो ब्रिटिशर्स हैं उनके किसी भी काम में क्या ना करें, उनका सहयोग ना करें। जैसे स्कूलों में ना जाएं, उनके कॉलेजेस, उनके बनाए स्कूल में ना जाएं, उनके बनाए कार्यालयों यानी कि ऑफिसेज में ना जाएं, उनके द्वारा किया गया कोई भी काम ना करें, उनकी ट्रेन में यात्राएं ना करें। इस तरीके का उनका थॉट प्रोसेस था। तो वो चाहते थे कि हम उसमें क्या ना करें, सहयोग ना करें। तो इसे ही असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई कैसे है। कोलकाता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। जैसे आज भी आप देखते होंगे, आपके यहाँ पर संसद है, जैसे पार्लियामेंट है, उसमें सबसे पहले कोई बिल पास होता है, उसको बाद में लागू किया जाता है। वैसे ही उस समय में भी ये प्रोसेस चलता था कि उनके अलग अलग सेशन होते थे। तो कोलकाता में कांग्रेस का क्या बुलाया गया, एक स्पेशल सेशन हुआ था 1920 में। वहाँ पर ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि ये असहयोग आंदोलन का कोई मतलब एक हम क्या लेकर आएंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेकर आएंगे। तो ये प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ है, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में 1920 में पारित हुआ, जिसे बाद में मतलब जिसे दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में क्या मिल गई, पुष्टि, वार्षिक अधिवेशन की वार्षिक क्या कर दी गई, पुष्टि कर दी गई। तो इसको पारित कब किया गया है, ये पारित हुआ है कलकत्ता अधिवेशन में, और इसकी पुष्टि कब की गई है, 1920 के नागपुर अधिवेशन में। इसके स्पेशल उसको जब मतलब पहले जब पारित किया था तो उसका स्पेशल सेशन बुलाया गया था, लेकिन 1920 में ये नागपुर में अधिवेशन हो रहा था, वहाँ पर इसकी पुष्टि कर दी गई। इसके दो प्रमुख भाग थे, एक रचनात्मक भाग था और दूसरा यहाँ पर, पहले हम रचनात्मक के बारे में ही पढ़ लेते हैं। जो रचनात्मक भाग था वो राष्ट्रीय जो इनके विद्यालय थे और पंचायती अदालतों की स्थापना करना, यानी कि जो हमारा देश है, हमारे देश में हमारे विद्यालय स्थापित करना, राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करना। इसके साथ साथ जो पंचायतें हैं, पंचायतों का गठन करना, पंचायती अदालतों का गठन करना, ये इनके रचनात्मक कामों में से एक था। इसके साथ साथ इनके कुछ नेगेटिव काम भी थे, जिसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके साथ साथ जैसे इसमें अभी और रचनात्मक कार्यों में जैसे अस्पृश्यता का अंत कर देना, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना, स्वदेशी का प्रसार करना, कताई बुनाई करना, चरखा वगैरह चलाना, ये सब रचनात्मक या पॉजिटिव काम हम कह सकते हैं, जिसमें खुद की तरफ से हम क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। तो ये सारे के सारे असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्य थे। इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव काम भी थे, जिसमें हम ब्रिटिशर का साथ नहीं देंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई उपाधियाँ हैं, जो भी नाम वगैरह दिए गए थे, उन सबको क्या करना है, यहाँ पर लौटा देना है। तो इनके नकारात्मक जो कार्यक्रम थे उनमें सरकारी उपाधियों को क्या किया गया है, सरकारी उपाधियों को लौटाना इसका प्रमुख काम था। साथ साथ उनके जो बनाए गए स्कूल थे, कॉलेज थे, उनके जो विदेशी कपड़े थे, उन सब का हमने क्या किया, यहाँ पर बहिष्कार करना था। जितनी भी विदेशी वस्तुएं थे सभी का क्या करना था, बहिष्कार करना था। तो यहाँ पर ये इसका नेगेटिव पॉइंट है यहाँ ये, यानी कि इनके नकारात्मक कार्यक्रमों में से, पॉइंट तो नहीं कह सकते, इनके नेगेटिव मतलब नकारात्मक कार्यक्रमों में से ये कुछ कार्यक्रम थे इनके। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है वो 1 अगस्त 1920 को होती है। तो असहयोग आंदोलन की ना कई बार आपसे डेट ही पूछ ली जाती है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। इसकी जो सफलता है वो कहाँ कहाँ पर जो असहयोग आंदोलन है वो सफल रहा था।
तो इनमें से कुछ वेस्ट इंडिया का पार्ट था, यानी कि पश्चिमी भारत में ये सफल रहा, साथ साथ बंगाल में सफल रहा और उत्तर भारत में भी इससे सफलता मिली थी। जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है, पंजाब, दिल्ली, उत्तर नॉर्थ इंडिया में भी इसे हम कह सकते हैं कि ये सफल रहा था। इसके तहत जो 90,000 विद्यार्थी थे उन्होंने सरकारी स्कूल छोड़ दिए थे। अब आपको मैंने ऐसा बताया है कि ये नकारात्मक कामों में से एक था। अब मान लो जिन्होंने स्कूल छोड़ दिए, गांधी जी ने तो बाद में ऐसे आंदोलन वापस ले लिया, फिर बाद में इन स्टूडेंट्स का क्या हुआ होगा, जिन्होंने अपना काम छोड़ा होगा उनका क्या हुआ होगा। तो इसीलिए से हम नकारात्मक पक्ष में रखते हैं। तो 90,000 विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए, 800 नए राजकीय स्कूल खोले गए। तो यहाँ पर खुद के जो गांधी जी के द्वारा बनाए गए स्कूल वगैरह थे तो वो या भी मतलब वो खोले गए, नए स्कूल खोले गए, राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल खोले गए, अपने देश के लेवल पर खुद के स्कूल खोले गए। गांधी जी ने अपनी जो केसर-ए-हिंद उपाधि है, साथ साथ जुल्लू युद्ध पदक और बोर पदक क्या कर दिए, इसके तहत वापस कर दिए। तो असहयोग आंदोलन के तहत गांधी जी ने अपने केसर-ए-हिंद की उपाधि, जुल्लू युद्ध के दौरान जो पदक मिले थे वो, साथ साथ बोर पदक वापस कर दिए। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सबसे अधिक 1 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और उस दिन सरकार की क्रूर नीति के प्रति समूचे भारत में हड़ताल रही थी। इसमें ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ये जो सबसे अधिक बहिष्कार हुआ है 1 नवंबर 1921 को हुआ था, जब प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ आए थे, इंडिया में आए थे। और उस दिन सरकार की जो क्रूर नीति है उसके खिलाफ क्या रही थी, पूरे भारत में हड़ताल रही थी। इसके बाद है 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी नामक स्थान पर घटना हुई और पुलिस थाने में कुछ मतलब भीड़ थी, उन्होंने क्या कर दी, यहाँ पर आग लगा दी इस थाने में। और यहाँ आग लगाने की वजह से जो 22 पुलिसकर्मी थे उनकी क्या हो जाती है, यहाँ पर डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से गांधी जी को विवश होकर ये जो आंदोलन है वो वापस लेना पड़ता है। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि जो चोरा चोरी हत्याकांड है वो कब हुआ था और ये स्थान कहाँ पर है। तो आपसे ये डेट पूछी जाएगी। तो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी नामक स्थान पर क्या होता है, आंदोलन होता है। ये यूपी के गोरखपुर में है, ये प्लेस जो चोरा चोरी है यूपी के गोरखपुर में ये प्लेस है। इसमें ना 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो आपसे ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि इसमें कितने मतलब पुलिसकर्मियों की डेथ हो गई थी। तो ये आग लगने की वजह से यहाँ पर 22 पुलिसकर्मी जो हैं वो जिंदा जलकर मर गए थे। इसके बाद 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का क्या ले लिया गया, निर्णय ले लिया गया। और आंदोलन समाप्त मतलब इसमें ऐसा कहा गया कि हम क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन को अब यहाँ पर वापस लेते हैं, क्योंकि आपने अहिंसा को फॉलो नहीं किया, हिंसा फैलाई है, यहाँ पर आपने आग लगा दी है, इसकी वजह से 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए हैं। तो ये सब रीजंस रहे थे असहयोग आंदोलन को वापस लेने के। तो आपसे पूछा जाए कब वापस लिया गया है, 12 फरवरी 1922 को ये बारदोली के कांग्रेस बैठक में वापस लिया गया। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी हत्याकांड होता है। तो ये डेट्स जो है ना वो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। शुरुआत कब हुई थी ये भी याद रखना है। और एक पॉइंट और मैं आपको बताना भूल गई हूँ, जिस दिन ये शुरुआत हुई थी ना 1 अगस्त 1920 को, उस दिन ना जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उसी दिन उनकी डेथ हो गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय जब उनकी डेथ हुई तो लोगों ने 1 करोड़ का कोष इकट्ठा किया था, जिसे हमने तिलक कोष का नाम दिया। लोग उसे किसके नाम से जानते हैं, तिलक कोष के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रख लेना है, ठीक है। तो इसमें अब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक पॉइंट और है हमारा, आंदोलन वापस लेने पर एससी बोस, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी ने क्या की, आलोचना की। क्योंकि ना उनका ये मानना था कि जो ये टाइम पीरियड था ना ये ऐसा था, मतलब यहाँ पर ये सभी एक्टिव थे और जो आंदोलन था वो भी बहुत अच्छे से चल रहा था। तो इस समय में जो आंदोलन है उसको वापस लेना बिल्कुल मूर्खता की बात थी। तो इसको वापस लेने पर हमारे कुछ जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो इनके विरुद्ध थे, वो नहीं चाहते थे कि ऐसे आंदोलन को वापस लिया जाए। उनमें से सबसे प्रमुख नाम जो है वो सुभाष चंद्र बोस का है। इसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी ने भी क्या कहा कि आपको असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। तो ये सब रीजंस रहे थे। तो आई होप आपको असहयोग आंदोलन जो मैंने आपको बताया है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम इंग्लिश में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इसकी जो शुरुआत है 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में हुई थी। तो आपसे पूछा जाए 1929 को ही मैं आपको बता देती हूँ पूर्ण स्वराज्य की भी मांग की थी इन्होंने, ठीक है, कि हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। लाहौर में ये अधिवेशन हुआ था और यहाँ पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। इस अधिवेशन में क्या हुआ, 1929 के लाहौर के कांग्रेस में यहाँ पर ये जो मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी शुरुआत करने की बात कही गई, ठीक है। तो ये जो पूर्ण स्वराज्य वाला है ना ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसके बाद 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम में कांग्रेस की कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की क्या सौंपी गई, बागडोर सौंपी गई।
तो यहीं पर इसी आश्रम में क्या होता है, मतलब यहाँ पर साबरमती आश्रम में जो कांग्रेस की कार्यकारिणी थी उसकी दूसरी बैठक में क्या कहा गया कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसकी बागडोर कौन संभालेंगे, गांधी जी संभालेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो इसका काम किसे सौंपा गया, महात्मा गांधी जी को सौंप दिया गया। इसके बाद आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसरॉय इरविन के सामने 11 मांगे रखी थी, जिसे हम 11 सूत्री मांगों के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बाद ना गांधी इरविन समझौता भी होगा बाद में, तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने किसके सामने कुछ शर्तें रखी, इरविन के सामने शर्तें रखी थी कि जो इरविन है ये ना हमारी बात मान ले तो हमें ये आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसने ये बातें नहीं मानी, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे ना वो मैंने यहाँ नोट किए हैं। तो इसे हम 11 सूत्री मांगों के नाम से भी जानते हैं। इसमें ऐसा कहा गया था कि पूर्ण रूप से क्या कर दी जाए, शराबबंदी कर दी जाए, जो कि पॉसिबल नहीं था उस समय में, मतलब पॉसिबल नहीं था पूरी तरीके से शराबबंदी करना। ठीक है, सेना खर्च में 50% की कटौती करना, और क्या कहा गया कि भारतीयों को भी हथियार रखने का लाइसेंस देना, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिशर्स थे ना सिर्फ उनके पास में राइट था कि वो क्या कर सकते हैं, हथियार रख सकते हैं, भारतीयों के पास में ये राइट नहीं था। लेकिन गांधी जी ने कहा कि हमें भी क्या होना चाहिए, भारतीयों के पास भी राइट होना चाहिए कि उनके पास भी हथियार हो। लगान में 50% की कटौती की जाए, और जो नमक था ना, मेन पॉइंट ये वाला था इसका, नमक पर जो टैक्स है ना उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो नमक है वो कॉमन नीड होती थी लोगों की, उस पर भी ये टैक्स लगा देते थे और इतना महंगा मिलता था। ठीक है, इसके साथ साथ कोई भी नमक बना नहीं सकता था। तो यहाँ पर ऐसा भी कहा गया कि उन्होंने नमक बनाकर यहाँ पर नमक को, कानून को तोड़ा था। तो नमक पर से टैक्स को ख़त्म कर दिया जाए। नशीली वस्तुओं के क्रय विक्रय पर क्या लगा दी जाए, रोक लगा दी जाए। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो उन्होंने अपने ये जो 11 फॉर्मूला थे ना उसमें रखे थे। इन सब बातों पर गांधी ने इरविन को क्या लिखा, पत्र लिखा। उसमें उन्होंने कहा मैंने रोटी मांगी पर मुझे क्या मिले, पत्थर मिले, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। तो ये गांधी जी ने लिखा था इरविन को, क्योंकि उन्होंने अपनी कुछ बातें रखी थी जिसको माना नहीं गया। जब वो नहीं माना गया तो गांधी जी को विवश होकर ये सारी की सारी बातें इरविन के सामने रखनी पड़ी। तो उन्होंने लिखा कि मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिले, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। तो अब ये क्या स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से नमक सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है ये इंपॉर्टेंट है आपका। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। ठीक है, साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। तो ये जितने पॉइंट यहाँ लिखे हैं सारे के सारे अच्छे से पढ़ने हैं। कब शुरू होता है, 12 मार्च 1930 को। तो ये याद रखना है, 12 मार्च 1930 को क्या होता है, नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू होता है। साबरमती आश्रम से 78 अनुयायी चलते हैं। इनके साथ 200 किलोमीटर की दूरी जो है पैदल यात्रा करते हैं, और इसे ही मतलब क्या कहा जाता है, डांडी मार्च कहा जाता है। ठीक है, 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच जाते हैं। तो साबरमती आश्रम से कहाँ तक गए हैं, डांडी तक गए हैं। चलना शुरू कब किए गए थे, मार्च में, 12 मार्च को चलना शुरू किए थे और पहुंचे कब है, 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे। 24 दिन की लंबी यात्रा करने के बाद में कहाँ पहुंचे, डांडी पहुंचे। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। इन्होंने क्या तोड़ा, नमक कानून कब तोड़ा है, 6 अप्रैल को। ये ना सारी बातें ना पहले एग्जाम में पूछी गई हैं, तो ये सारी की सारी बातें ना आपको नोट कर लेनी है, जो जो डेट्स मैं आपको बताती जा रही हूँ। 12 मार्च को ये चलना शुरू हुए हैं। 5 अप्रैल को ये नमक मतलब डांडी पहुंचे। उससे एक दिन बाद इन्होंने नमक कानून तोड़ा है। और यहाँ पर नमक कानून तोड़ने के बाद किसकी शुरुआत हो जाती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। तो यही था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी कुछ प्रमुख बातें थी जो मैंने यहाँ पर लिख दी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। और इसमें कितने सदस्य गए थे, 78 मेंबर्स गए थे। तो ये भी ना आपको याद रख लेना है, कितने मेंबर्स थे टोटल, 78। कई बार ना एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 200 किलोमीटर यात्रा की थी इन्होंने। तमिलनाडु में गांधीवादी राजनेता सी राजगोपालचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुपुराचल्ली के वेदरानम्यम तक नामक यात्रा की थी। बस इतना याद रख लेना, तमिलनाडु में किसने शुरू किया है, सी राजगोपालचारी ने। ठीक है, तो ये मतलब आश्रम था, यहाँ से लेकर तिरुपाचल्ली तक, वेद रामायण तक इन्होंने नमक यात्रा की थी। ठीक है, तो तमिलनाडु की बात की जाए तो वहाँ पर कौन एक्टिव थे, सी राजगोपालाचारी एक्टिव थे। इसके बाद मालाबार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत वायकोम सत्याग्रह के नेता के केलपड ने कालीकट से पेन्नौर तक शुरू की थी। तो ये पॉइंट भी याद रख लेना। यहाँ पर वायकोम सत्याग्रह के नेता थे
केलपड़, इन्होंने कालीकट से कहाँ तक यात्रा शुरू की है, पेन्नार तक नमक यात्रा शुरू की है। इसके बाद अब्दुल गफ्फार खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला आपको याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। जो अब्दुल गफ्फार खान थे उनके नेतृत्व में, मतलब आपको पता है जो अब्दुल गफ्फार खान है उन्होंने लाल कुर्ती दल बना रखा था, लाल कुर्ती संगठन बना रखा था, ठीक है। इससे ही मतलब जो दूसरी लैंग्वेज थी उसमें कहा जाता था खुदाई खिदमतगार, जैसे हम हिंदी में लाल कुर्ती दल के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर इन्होंने भी इसमें मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसमें अपनी एक्टिव भूमिका निभाई थी, यानी कि अब्दुल गफ्फार खान ने भी इसमें साथ दिया था। तो अब्दुल गफ्फार खान ने इसमें साथ दिया, सी राजगोपालचारी जिसमें एक्टिव थे, ठीक है। कर्नाटक, ये जो मालाबार तट है यहाँ पर पेन्नोर तक यात्रा की थी। तो ये सारे पॉइंट जो है ना ये आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड है। शुरुआत की गई थी 12 मार्च को, ठीक है, 12 मार्च को शुरुआत हुई। इसके साथ साथ 5 अप्रैल को ये वहाँ दांडी पहुँचे हैं, 6 अप्रैल को इन्होंने नमक कानून तोड़ा है। तो ये सारी डेट्स आपसे पूछी जा सकती है। असहयोग में मैंने आपको बताया है 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। उसी दिन तिलक कोष की भी स्थापना करते हैं। ये तिलक कोष में 1 करोड़ रुपए का मतलब जो भी चंदा वगैरह आता है वो इकट्ठा करते हैं। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी नामक स्थान पर घटना हो जाती है यूपी के गोरखपुर में। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी क्या करते हैं, यहाँ से जो आंदोलन है उसे वापस ले लेते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ये क्लास आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे और ज़्यादा क्लासेस आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की नहीं रहने वाली हैं, उसमें कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं आपको अब नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए आप ये क्लास देख लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे शेयर भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।